तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 1.5। तो ये प्रश्नावली 1.5 का जो पहला प्रश्न है वो पहला प्रश्न ये है कि हमको कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, उनमें से हमको ये छांट के बताना है कि कौन सी संख्या परिमेय संख्या है और कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो आपने अगर मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था कि परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं और उसको कैसे पहचाना जाए कि कौन संख्याएं परिमेय हैं और कैसे कौन सी अपरिमेय हैं, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या कहता है कि ये संख्या परिमेय है कि अपरिमेय है। देखिए ये संख्या क्या है, एक परिमेय संख्या है। 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, जबकि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जब एक अपरिमेय संख्या यानी कि एक परिमेय हो और एक अपरिमेय हो तो उनमें अगर जोड़ा जाए, घटाया जाए, गुणा किया जाए और भाग किया जाए तो उत्तर के फल स्वरूप मुझे हमेशा क्या मिलेगा, हमेशा एक अपरिमेय संख्या मिलेगा। तो देखिए ये एक परिमेय संख्या है और ये एक अपरिमेय संख्या है। क्या किया जा रहा है, घटाना किया जा रहा है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगी, उत्तर क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या, यानी कि ये कौन सी संख्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो दूसरा प्रश्न क्या है बच्चों, ये देखते हैं। ये दूसरा प्रश्न है और इसको हमको बताना है कि एक परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। पहले आइए चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 3 धन √23 ऋण √23, इससे क्या हो गया बच्चों, ये कट गया और 3 आ गया। तो 3 क्या होती है, एक परिमेय संख्या होती है। क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। अब आते हैं प्रश्न संख्या तीसरा। क्या कह रहा है, यहाँ दिख रहा है, रुक जाइए मैं कैमरे में देख लेता हूँ कि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। हाँ दिख रहा है। तो देखिए प्रश्न संख्या 1 का तीसरा प्रश्न है। 2 √7 और ये क्या है, 7 √7। तो इससे ये कट गया बच्चों और 2/7 हमको मिल गया। ये एक क्या है बच्चों, परिमेय संख्या है। ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। और एक और प्रश्न हल कर लेते हैं, यहाँ पे हल हो जाएगा। 1/√2। देखिए मैंने क्या बताया था कि जब एक परिमेय संख्या हो और एक अपरिमेय संख्या हो तो उसका चाहे जोड़ किया जाए, घटाना किया जाए, गुणा किया जाए, भाग किया जाए, वो संख्या हमेशा क्या आएगी, वो हमेशा संख्या जो रहेगी वो अपरिमेय रहेगी। अपरिमेय रहेगी, अपरिमेय रहेगी। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा। लास्टवा प्रश्न आपका क्या है, 5वां, यहीं पर देख लेते हैं। 2π बताना है कि क्या एक परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। देखिए 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, जबकि पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो मैंने बताया था कि एक परिमेय संख्या हो और एक अपरिमेय संख्या है तो उसका जोड़, घटाना, गुणा, भाग कुछ भी हो जाएगा, उत्तर में जो भी आएगा वो क्या होगा, वो हमेशा ही एक अपरिमेय संख्या होगी। वो हमेशा क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। तो बात समझ में आई होगी। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। दूसरा प्रश्न क्या करा है, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। 3 धन √3 पहले कोष्ठक में, फिर दूसरे कोष्ठक में क्या है, 2 धन √2, 2 धन √2। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं इस प्रश्न को कैसे हल किया जाएगा। तो बचपन में आप लोगों ने गुणा करना सीखा होगा इस तरीके से, तो अगर नहीं सीखा है तो आइए देख लेते हैं कि कैसे किया जाता है। जैसे बच्चों पहले ब्रैकेट में a + b, दूसरे ब्रैकेट में c + d है, ऐसे मान लो। ठीक है, तो
कैसे गुणा किया जाता है, पहले आप इस संख्या को पकड़ोगे और इस संख्या को पहले इस संख्या का गुणा करोगे, फिर यहाँ से गुणा करोगे, फिर आप b को पकड़ो, फिर इसमें पहले गुणा करो, फिर इसमें गुणा करो। देखो अगर इससे इसमें गुणा किए तो क्या हो जाएगा आपका AC, फिर इसमें इसका गुणा किए तो क्या हो गया आपका, ये धन लग गया AD, फिर b का गुणा c में किए तो BC, और फिर b में d का गुणा किए तो BD। इस तरीके से गुणा किया जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से इसको गुणा करेंगे, आइए देखते हैं। चलिए देखिए मैंने क्या बताया, पहले इसमें इसका गुणा होगा, फिर यहाँ गुणा होगा, तो 3 दूना के 6, फिर 3 में इसका गुणा किए तो क्या हो जाएगा 3√2। अब इसमें आइए धन 3 में इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2√3, और फिर इसमें इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा √6 हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें कुछ जुड़ सकता है ना घट सकता है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें देखिए कोई भी संख्या न जुड़ सकती है और न ही घट सकती है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, पहले ब्रैकेट में 3 धन √3, फिर 3 माइनस √3, ठीक है। अगर बचपन में पढ़ा होगा तो आपको याद आ गया होगा कि ये कौन सी प्रश्न है। देखिए पहले ब्रैकेट में a+b, दूसरे ब्रैकेट में a-b, ये सूत्र किसका है a+b और a-b का। तो क्या फार्मूला बनता है a² - b², ठीक है। तो हमको क्या करना है, ये देखना a ये है b ये है, तो क्या फार्मूला बन रहा है a² + b², ठीक है, a² + b², तो a² कर देते हैं और माइनस b², तो b² यानी कि √3 उसका स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर किए तो 9, और देखिए अंडर रूट में किसी चीज़ का वर्ग किया जाता है तो क्या मिलता है 3, 9 में से 3 जाएगा तो बच्चों आएगा 6। आइए देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, लिख लेते हैं पहले, √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये किसका फॉर्मूला है, याद होगा बचपन में कक्षा 7 में पढ़ा होगा। तो चलिए ये देख लेते हैं, a + b का होल स्क्वायर है, a² + b² + 2ab, ठीक है। वही काम हमको यहाँ करना है, a² + b² + 2ab, तो ab, ठीक है। 5 अंडर रूट में कोई चीज़ है उसका स्क्वायर करते हैं तो केवल ये बचता है। इसी तरह ये क्या हो गया आपका 2, और ये क्या हो गया आपका 2, और अंडर रूट का आपस में गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा √10, ठीक है। 5 और 2 मिला के क्या हो जाएगा 7 धन 2 √10, यही क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा। आइए देखते हैं लास्ट प्रश्न क्या है, √5 √2, ठीक है। फिर है √5 धन √2। हाँ तो ये तो पुराना वाला ही हो गया, a + b a-b, इसके क्रम बदल जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे ये a + b और ये क्या हो गया a-b, तो a + b और a-b का क्या फार्मूला होता है a² - b²। तो a इसमें क्या है √5, तो √5 का स्क्वायर ऋण √2 का स्क्वायर, ठीक है, √2 का स्क्वायर। तो ये हो गया 5, ये हो गया 2, और ये आपका उत्तर आ गया 3, ठीक है। तो ये प्रश्न आपका हल हो गया। ये आपका लास्टवां प्रश्न था, चौथा प्रश्न, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं।
प्रश्न नंबर तीसरा देखिए बच्चों, अब मैं लिख नहीं सकता क्योंकि बहुत लंबा प्रश्न है, तो आप अपने किताब में देख लीजिएगा। प्रश्न मैं यहाँ पढ़ देता हूँ। प्रश्न है, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई इक्वल टू C/D। यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? तो चलिए देखते हैं। प्रश्न पहले समझ लेते हैं, हमको पता है समझ नहीं आया होगा प्रश्न आपको, तो देखते हैं प्रश्न क्या है। देखिए ये क्या, ये मान लीजिए एक वृत्त है, मानने की क्या जरूरत है, ये एक वृत्त ही है, ठीक है। तो ये वृत्त है और इस वृत्त का इस वृत्त में ये बीच में जो रहता है केंद्र रहता है, और ये इस हिस्से को क्या कहते हैं बच्चों? व्यास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्यास। इसको क्या बोलते हैं? डी से डिनोट करते हैं, क्योंकि डी मतलब ये डायामीटर होता है। अब देखिए, अगर मान लीजिए मेरे पास क्या हो, एक कैंची है, क्या हो? कैंची है, और मैंने इस कैंची से इसको काट दिया, कच्चे से काट के, और इसको कर दिया, फैला दिया, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी जो लंबाई होती है, वृत्त की जो लंबाई होती है, उसी को क्या कहा जाता है? परिधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परिधि कहा जाता है, ठीक है। और इस परिधि को ही सरकमफेरेंस बोलते हैं अंग्रेजी में, तो उसका C ले लिया जाता है, इसीलिए ये C है और ये D है, ठीक है। अब आता है पाई। पाई का वैल्यू क्या होता है बच्चों? C/D, ठीक है। C मतलब सरकमफेरेंस और D मतलब डायामीटर, समझ में आ रहा होगा, ये होता है। तो अब प्रश्न में कह रहा है कि ये C/D जो है, ये एक परिमेय संख्या जैसा नज़र आ रहा है, ये एक परिमेय संख्या जैसा नज़र आ रहा है, लेकिन मैंने आपको बताया है कि पाई क्या होता है? एक अपरिमेय संख्या होता है। तो ये तो विरोधाभास नज़र आ रहा है, तो ऐसा है नहीं। देखिए ये ऐसा क्यों कह रहा है? क्योंकि परिमेय संख्याओं का जो परिभाषा था वो क्या था कि P/Q, यानी कि अगर ये P/Q के रूप में है, यहाँ भी देखिए P/Q के रूप में है, तो वो एक परिमेय संख्या कहलाएगी। लेकिन अब ये ध्यान दीजिएगा कि पाई एक अपरिमेय संख्या क्यों होती है? पाई एक अपरिमेय संख्या देखिए इसलिए होती है क्योंकि जो व्यास होता है, ठीक है, ये जो वृत्त होता है, ये जो वृत्त है बच्चों, इसका अगर हम सरकमफेरेंस लें, ठीक है, सरकमफेरेंस, अब किसी भी वृत्त को काटा तो जा नहीं सकता है, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? ये तो बस समझने के दृष्टिकोण से मैंने बताया था कि परिधि इसको कहते हैं। तो परिधि की जो लंबाई रहती है वो हम जब भी नापते हैं तो वो क्या होता है कि वो हमेशा लगभग में आता है। किस में आता है? लगभग में आता है। तो जाहिर सी बात है कि जब C का वैल्यू लगभग में है तो D का वैल्यू भी क्या होगा? लगभग में ही होगा। तो या तो C क्या होगा? या तो C एक ये अपरिमेय संख्या होगी, या तो D एक अपरिमेय संख्या होगी। दोनों में से कोई ना कोई तो अपरिमेय संख्या होगा ही। तो अब मैंने क्या बताया था कि अगर एक परिमेय संख्या हो और एक अपरिमेय संख्या हो, तो अगर दोनों में किसी संख्या का भाग किया जाए, गुणा किया जाए या कुछ भी किया जाए, यानी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणा भाग जोड़ घटाना क्या होता है? एक अपरिमेय संख्या होती है। इस तरीके से पाई क्या हो जाएगी? एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। आइए प्रश्न संख्या 4 देखते हैं कि √9.3 को संख्या रेखा यानी नंबर लाइन पर कैसे निरूपित कर सकते हैं। आइए देखते हैं। तो देखिए ये कितना है? 9.3। तो हमको स्केल से कितना चलना है? पहले 9.3 चल दिए। कितना चल दिए बच्चों? 9.3 चल दिए, ठीक है। अब यहाँ से 1 सेंटीमीटर और आगे जाना है। देखिए ये मैं सेंटीमीटर में क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि स्केल सेंटीमीटर, ये 9.3 का मतलब क्या है? ये सेंटीमीटर, मीटर कुछ भी हो सकता है, आप किस हिसाब से चल रहे उसी हिसाब से, ठीक है। 9.3 चल लिया, फिर इसके बाद 1 सेंटीमीटर चल दिया। यहाँ बात समझ में आई? अब इसका, अब इस पूरे का मुझे क्या निकालना है? देखिए यहाँ 9.3 कहाँ पे आ रहा है? यहाँ मैं C ले लेता हूँ और यहाँ पे क्या ले लेता हूँ?
बी ले लेता हूँ, ठीक है। तो 9.3 कहाँ पे कंप्लीट हो गया, यहाँ पे। अब फिर यहाँ से यहाँ तक कितना गया मैं, 1, कितना चला मैं, 1, यहाँ से यहाँ तक लंबाई कितनी है, 1। तो देखिए यहाँ पे जब खत्म हो रहा है तो इसको कुछ ले लो आप, ये हो गया, मान लो ए ले लिया। देखिए ए और बी का हमको मध्य बिंदु ज्ञात करना है। आप किसी भी तरीके से ज्ञात कर लीजिएगा। तो मान लीजिए कि यहाँ मध्य बिंदु यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। मध्य बिंदु कहाँ पे आया, यहाँ पे आया है। तो अब हम इसको क्या मान लेंगे, चलिए इसको ए बी सी, इसको क्या ले लिया आप, डी ले लिए। बी डी को, ठीक है, बी और डी को त्रिज्या मानकर वृत्त खींचेंगे। वृत्त खींचेंगे तो क्या बनाएंगे, वृत्त खींचेंगे, अर्धवृत्त खींचेंगे, तो ये आपका अर्धवृत्त बन गया, ठीक है बच्चों। अब देखिए सी से यहाँ पर एक लंब डालेंगे, ठीक है, जो इस अर्धवृत्त को कहीं काटेगा। यहाँ पे हमने लंब डाल दिया और इस वृत्त अर्धवृत्त को कहीं काट रहा है, मान लीजिए ई पर काट रहा है, ठीक है, ई पर काटा। अब इस बी ए लाइन को थोड़ा आगे बढ़ाइए। अब गोला प्रकार से या कॉम्पास से सी ई त्रिज्या का एक चाप लगाइए और यहाँ काट दीजिए, ठीक है। यहाँ ऐसे लगाया और यहाँ पे काट दिया। तो यहाँ पे जहाँ भी ये बिंदु मिलेगा वही क्या हो जाएगा बच्चों, 9.3 अंडर रूट में, ठीक है। समझ में आ गया होगा। हरों का परिमेयकरण कीजिए। प्रश्न संख्या 5 का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है बच्चों, 1/√7, 1/√7, ठीक है, 1/√7। अब हर का परिमेयकरण करने का मतलब क्या होता है, देखिए ये √7 है, ये हर है, तो इसी संख्या का ऊपर और नीचे यानी कि अंश में और हर में इसी संख्या का गुणा कर देने को ही क्या कहते हैं, हरों का परिमेयकरण कहते हैं। देखिए √7 का 1 से गुणा करेंगे तो वही √7 ही रह जाएगा, और √7 और √7 का आपस में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। किसी भी दो संख्याएं अगर समान हैं और उनका गुणा किया जा रहा है तो वही संख्या मिल जाती है, यानी कि 2 मिल जाएगा। यहाँ पे समझाने के लिए ये बताया था मैंने। अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिएगा। दूसरा प्रश्न 1/√7 माइनस √6। इस प्रश्न को ध्यान से देखेंगे तो बाकी प्रश्न दोनों भी हल हो जाएगा। देखिए √7 माइनस √6, तो हमको इसके हरों का परिमेयकरण करना है, तो यानी इस संख्या का ऊपर और नीचे गुणा करना पड़ेगा। लेकिन इस संख्या का ऊपर नीचे गुणा नहीं करना है, बल्कि इनके कंजुगेट का गुणा करना है। तो इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा, बस इसका जो चिन्ह है वो परिवर्तित हो जाएगा, यही इसका कंजुगेट है। तो इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा, देखिए √7 धन √6। हमको इस संख्या से ऊपर और नीचे गुणा करना पड़ेगा। ये समझाने के लिए मैंने बताया था। जब दो संख्याएं दी हुई हो, एक अंडर रूट में हो, ठीक है, इस तरीके से दी हुई हैं, तो इसका जो यहाँ बीच में जो भी चिन्ह दिया होगा उसको पलट देने से उसका कंजुगेट मिल जाता है, और उससे ऊपर नीचे गुणा करने पर उसके हरों का परिमेयकरण हो जाता है। यानी √7 धन √6 और √7 धन √6, ठीक है। इससे गुणा किए तो क्या मिल गया हमको, √7 धन √6। और इससे गुणा किए तो क्या हो जाएगा, पहले ब्रैकेट में ए, देखिए a प्लस बी और a माइनस बी, तो a² माइनस b², बात ठीक है। तो क्या हो जाएगा, √7 धन √6, 7 और 6, 7 माइनस 6, ये मिल गया हमको। तो क्या हो जाएगा, √7 धन √6, 7 में से 6 गया तो बचा 1। अब देखिए 1 में किसी संख्या का उसमें वो किया जाता है तो वही मिल जाता है। तो हमको क्या मिल जाएगा, √7 धन √6, यही क्या हो जाएगा बच्चों, उत्तर हो जाएगा।
आइए आते हैं प्रश्न संख्या तीसरा इसका। अब इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा, अब तो आपको पता चल गया होगा इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा, यहाँ ऋण लगा दो, यही इसका क्या हो जाएगा, कंजुगेट हो जाएगा। यानी इस संख्या से हमको ऊपर और नीचे गुणा करना है, इस संख्या से हमको ऊपर और नीचे गुणा करना है, जिससे कि हरों का परिमेयकरण हो जाएगा। चलिए देखते हैं। √5 ऋण √2 √5 ऋण √2, ठीक है। इस संख्या में इस संख्या से गुणा किए तो क्या हो जाएगा, √5 ऋण √2, ठीक है। इससे अब ध्यान से देखिएगा, ये क्या है, a + b a - b, तो अंडर मतलब a² - b², ठीक है। ये तो वही रह जाएगा √5 - √2, ठीक है। 5 का √5 का स्क्वायर किए गए तो हमको 5 मिल गया, और √2 का स्क्वायर किए तो हमको 2 मिल गया। √5 √2, 5 में से 2 गया तो कितना बचा, 3 बचा। यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्नावली 1.5 का 5वां प्रश्न और बिल्कुल लास्टवां, ठीक है, लास्टवां क्वेश्चन। इसके कंजुगेट से गुणा कर देते हैं तो √7 कंजुगेट क्या होता है, बस यहाँ चिन्ह बदल जाते हैं, यहाँ ऋण है तो यहाँ क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। √7 धन 2, ठीक है। तो √7 धन 2 क्या मिल जाएगा, ये देखिए a + b और a - b, a² - b², सॉरी, हाँ ठीक है। तो क्या हो जाएगा, √7 धन 2, 7 का स्क्वायर, √7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 मिल जाएगा बच्चों, और ये 2 का स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा 4। तो क्या हो जाएगा, √7 धन 2, 7 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 3। यही क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से प्रश्नावली 1.5 पूरी तरीके से खत्म होता है। अब मिलेंगे प्रश्नावली 1.6 के साथ। उम्मीद है पूरा समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा, ठीक है।